फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोनिका फिर आपके साथ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेडिक्लेम पॉलिसी एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अस। तो आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और आज की डेली लाइफ को देखते हुए हमें मेडिक्लेम पॉलिसी की क्यों ज़रूरत होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच पाए। कहते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है। मेडिक्लेम पॉलिसी अचानक से आने वाली बीमारी के बड़े खर्चे से आपको बचाती है। आप एक छोटा सा प्रीमियम देके एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड आपको खुद चूज करना होता है कि आप कितने तक का खर्चा कंपनी से लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक अमाउंट प्रीमियम का पे करना होता है और सारा खर्चा कंपनी उठाती है। दो दोस्त थे, अमित एंड कुणाल। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, साथ ऑफिस जाया करते थे, एक साथ ही वापस आते थे। एक दिन दोनों ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग देखते हैं और उनको पास ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जैसे ही वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच, रिसेप्शनिस्ट होती है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, डू यू हैव एनी मेडिक्लेम पॉलिसी? क्या आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है? तो कुणाल बोलता है, यस मैम, आई हैव अ मेडिक्लेम पॉलिसी। अभी 15 दिन पहले ही मैंने एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कुणाल जी, आप मुझे अपनी पॉलिसी का नंबर दे दीजिए कि मैं ये पॉलिसी चेक करके देख पाऊँ कि ये आपके काम आ सकती है या नहीं। कुणाल पॉलिसी नंबर रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है चोटें बहुत गहरी हैं और हो सकता है कि आपकी सर्जरीज करनी पड़े। आपके हाथ की जो ये रिस्ट है, इसकी जो बोन है वो टूट चुकी है। तो और उसका खर्चा जो है वो लगभग 1 लाख रुपए है। तो हमें सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी। तो वो अपने टीपीए को इन्फॉर्म करती है और पॉलिसी की डिटेल्स को चेक करती है। दूसरी तरफ अमित की वाइफ का रो रो कर बुरा हाल है जब उसे पता चलता है कि अमित जो है उसको कुणाल से भी ज़्यादा चोटें लगी हैं। उसके पैर की 2 हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी और डॉक्टर ने सर्जरी का टोटल खर्च 3 लाख रुपए बताया है। वो बहुत दुविधा में है, ना तो उसके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है, प्राइवेट जॉब है और डॉक्टर के अनुसार अब अमित को कम से कम 3 महीने रिकवर करने में लग जाएंगे। एक तो प्राइवेट जॉब पर वो जा नहीं पाएगा, घर का खर्च, पति की सेवा, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ कुणाल डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी ये पॉलिसी काम आ पाएगी? डॉक्टर कुणाल को कहते हैं, कुणाल चिंता बिल्कुल मत करो, अभी जो हम सर्जरी करने जा रहे हैं उसका सारा खर्चा न्यू इंडिया कंपनी से पे हो जाएगा और 1 महीने बाद हमें तुम्हारे हाथ की दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी और उस सर्जरी का भी खर्चा न्यू इंडिया कंपनी पे कर। तुम्हें अपनी पॉकेट से बस थोड़े से फाइल चार्जेस और जो नॉन पेएबल आइटम्स का खर्चा है वो पे करना हो। इस सर्जरी के होने के 60 दिन के बाद तक जो भी खर्चा तुम्हारे ऊपर होगा वो सारा खर्चा मेडिक्लेम पॉलिसी से पे हो जाएगा। तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तुमने बहुत अच्छे टाइम पर बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि द न्यू इंडिया कंपनी से अपनी एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली। कुणाल को बहुत नाज हुआ अपने इस डिसीजन पर और बहुत खुश था कि एटलीस्ट इस टफ टाइम पर मेरे परिवार को रुपयों का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा। वहीं अमित की वाइफ का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो बार बार सोच रही थी क्या करे और क्या नहीं करे। कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी, सिर्फ पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए थे। सबसे पहले आपके पास आपका इंश्योरेंस एजेंट आता है, आपको पॉलिसी के बारे में सारी डिटेल्स देता है, आपको पॉलिसी को अच्छे से समझाता है और आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेते हैं। डिसाइड करते हैं कि आपको कितने की मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए, यानी कि बीमारी की अवस्था में आप कितने तक का खर्चा कंपनी से लेना चाहते हैं। सपोज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितने लाख की पॉलिसी चाहिए। अब आपने तो डिसाइड कर लिया, कंपनी से पॉलिसी भी ले ली और कंपनी को प्रीमियम भी पे कर दिया। तो अब बात करते हैं कंपनी आपको इस प्रीमियम के बदले में क्या क्या सुविधाएं देती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो होती है पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड, कि पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड क्या होता है। हमने आज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली, तो सामान्य बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, इन सब के लिए वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज। जी हाँ, आपको 30 डेज का वेट करना पड़ता है कोई भी क्लेम लेने के लिए। 30 डेज के बाद आपको अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो आपको पॉलिसी से क्लेम लेने के तुरंत बाद ही इलाज की सुविधा शुरू नहीं हो जाती। पॉलिसी लेने के कम से कम 30 डेज तक हमें वेट करना होता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल कोई क्लेम है, सपोज आपने आज न्यू इंडिया कंपनी से पॉलिसी ली और ईश्वर ना करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कल आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आपकी कोई सर्जरी करनी पड़ी या आपका ट्रीटमेंट करना पड़ा या आपका फ्रैक्चर हो गया, उसके लिए प्लास्टर करना पड़ा, तो वो सारा खर्चा आपको कंपनी के द्वारा मिल जाए। बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है, हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, तो पॉलिसी लेते ही हम सर्जरीज नहीं करा सकते। यदि हमने आज पॉलिसी ली है तो माइनर सर्जरीज जो हैं वो 2 साल बाद, यानी कि हमने 3 रिन्यूअल जब न्यू इंडिया को पे कर दिए तब वो सर्जरीज कवर होंगी। और इसी तरह से जो मेजर सर्जरीज हैं वो 4 साल के बाद, यानी कि हमने न्यू इंडिया कंपनी को 5 रिन्यूअल्स दे दिए तब वो सर्जरीज हमारी कवर होंगी। माइनर सर्जरीज और मेजर सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं, इसकी लिस्ट आप अपने एजेंट से ले सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से क्लेम लेने के लिए आपका 24 आवर्स का एडमिशन किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में होना जरूरी होता है। आपको 24 घंटे के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तभी आप पॉलिसी का क्लेम ले सकते हैं। यही नहीं, जिस भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम पे आप जा रहे हैं वो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम से कम 15 बेड्स होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर एडमिट होकर क्लेम ले सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। कैशलेस में कंपनी जो है हॉस्पिटल को डायरेक्ट पे करती है, लेकिन रिम्बर्समेंट के केस में आपको अपने सारे पेपर्स डिस्चार्ज होने के 7 दिन के अंदर अंदर
कंपनी को भेजने होते हैं। और सारे पेपर्स से मेरा मतलब है कि आपकी डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, आपकी रिपोर्ट्स, क्लेम फॉर्म, आपका नेट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को जाकर सबमिट करनी होती है। और सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई क्वेरी नहीं होती तो आपको आपका खर्च किया हुआ सारा पैसा वापस मिल जाता है। भी ऐसा होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में आपको अपने पास के ही किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में नहीं आता, तो उसके लिए आपको अपने सारे पेपर्स संभाल के रखने तरह के होते हैं। एक नेटवर्क हॉस्पिटल्स, दूसरा नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, वो कुछ हॉस्पिटल्स को अपने नेटवर्क में रखती हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं जो उसकी नॉन नेटवर्क लिस्ट में आते हैं। ये कंपनी का खुद का डिसीज़न होता है, वो कभी भी किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल को लिस्ट से हटा सकती है और लिस्ट में नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल को ऐड कर सकती है। तो इसकी अपडेशन के लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है। वो लिस्ट आप जाकर अपने TPA की साइट पर भी देख सकते हैं, कंपनी से भी ले सकते हैं और अपने एजेंट से भी गेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जबकि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। वहाँ आपको रीइंबर्समेंट के लिए ही जाना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो, आप किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो आप उस हॉस्पिटल के हेल्प डेस्क पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या ये हॉस्पिटल मेरी इस पॉलिसी के नेटवर्क लिस्ट में आता है। तो हॉस्पिटल का जो TPA है वो आपको बता देगा कि ये हॉस्पिटल उनकी लिस्ट में आता है या नहीं आता है। तो आप वहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं या नहीं, ये आपको एक फ़ोन कॉल के द्वारा पता लग जाए। मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो हमें रूम रेंट या बेड चार्जेस पर डे 15,000 तक मिलते हैं, और ICU के केस में ये डबल हो जाते हैं, यानी कि 30,000 तक हमें ICU चार्जेस मिल जाते हैं। उसी के हिसाब से हमें नर्सिंग चार्जेस, हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपए की राशि परिवार की 4 सदस्यों के लिए पूरे साल के लिए होती है। इस 15 लाख की राशि की लिमिट 1 वर्ष होती है। आप इसे 1 वर्ष में खर्च कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो। सपोज़ आज परिवार के मेन पर्सन को ज़रूरत पड़ी तो उसने 5 लाख रुपए खर्च कर लिए, तो पॉलिसी में 10 लाख रुपए बचते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हुई और खर्चा आया 3 लाख रुपए, तो वो इस पॉलिसी से 3 लाख रुपए ले सकती है। इसी तरह अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ी या फिर से हेड ऑफ द फैमिली को ज़रूरत पड़ी तो वो पॉलिसी से पे हो जाएगा। आपको 15 लाख रुपए तक कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। 15 लाख रुपए की लिमिट तक का खर्चा कंपनी आपको पे तरह से परिवार के किसी भी सदस्य को ज़रूरत पड़ने पर ये पॉलिसी आपके काम और ध्यान रखने योग्य है। जब कभी भी आप बीमार हो तो डॉक्टर का छोटा प्रिस्क्रिप्शन, जो भी आपके मेडिसिन के बिल हैं, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो भी खर्चे हो रहे हैं, उनके जितने भी बिल्स हैं, वो सब संभाल के रखिए। क्योंकि अगर इन फ्यूचर या 30 डेज़ के बाद डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो आपको ये 30 दिन में जो आपने खर्च किए हैं पैसे, वो भी कंपनी के द्वारा पे हो जाए।
उसी तरह से एडमिट होने के बाद के 60 दिन के सारे बिल्स आपको संभाल के रखने हैं, चाहे वो डॉक्टर को दिखाने का खर्चा हो, चाहे वो कोई मेडिकल रिपोर्ट्स पे आपके खर्च हो रहे हों, कोई भी मेडिसिन के बिल्स हों, आपके सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी हैं। और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट बंद होता है, आपको वो सारे पेपर्स विद क्लेम फॉर्म कंपनी को सबमिट कराने हैं, ताकि आपको आपके खर्च किए हुए 60 दिन के पैसे भी कंपनी द्वारा मिले। आपको बताते हैं टीपीए के बारे में। टीपीए क्या होता है? टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे IRDA नियुक्त करता है। IRDA एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो सभी बीमा कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखता है, और सभी बीमा कंपनियों के अपने अलग अलग टीपीए होते हैं। तो टीपीए का काम क्या होता है? टीपीए का काम होता है कंपनी तथा इंश्योर्ड पर्सन जिसने भी कंपनी से बीमा लिया है, दोनों के हितों का पूरा ध्यान रखना। यानी कि कोई भी गलत क्लेम ना हो जाए, कंपनी को उस गलत क्लेम की वजह से भरपाई ना करनी पड़े। तो वो दोनों के हितों का ध्यान रखता है, दोनों के हितों के बारे में सोचता है, और दोनों को अपना निष्पक्ष व्यू देता है। टीपीए ही डिसाइड करता है कि आपका क्लेम कैशलेस होगा या आपको रीइंबर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा। टीपीए पॉलिसी होल्डर और कंपनी दोनों का निष्पक्ष रूप से ध्यान रखता है, दोनों के हितों का ध्यान रखता है, दोनों के बारे में सोचता है, ताकि कोई भी क्लेम फेक ना हो जाए, जाली ना हो जाए, जिसके लिए कंपनी को मोटा भुगतान करना पड़े। टीपीए, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बाद 4th नंबर पर जो पर्सन आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होता है आपका एजेंट। जी हाँ, वो होता है आपका एजेंट जिससे आप पॉलिसी लेते हैं। एजेंट का रोल हर तरह से बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले एजेंट आपको आपकी पॉलिसी के बारे में समझाता है, आपको अपनी पॉलिसी की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है। फिर वो डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा करता है और ऑफिस को आपके बारे में बिल्कुल सत्य से अवगत कराता है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जब टीपीए से संपर्क साधना होता है, टीपीए से बात करनी होती है, आपसे बात करनी होती है, कंपनी से बात करनी होती है, तो एजेंट ही होता है जो आपको उस स्थिति में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करता है। आपको कंपनी के बारे में और कंपनी को आपके बारे में निष्पक्ष और सत्य जानकारी प्रदान करता है। आपको अपने एजेंट से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। जो भी बात है वो अपने एजेंट को बिल्कुल सच बताएं, ताकि वो कंपनी को आपके बारे में सच बता सके और आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना भविष्य में जिन भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो सारी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एजेंट के थ्रू ही टीपीए तक होकर जाती हैं। और टीपीए और एजेंट दोनों ही कंपनी के बहुत फेथफुल पर्सन होते हैं। आपका एजेंट आपको टैक्सी बेड के बारे में, आपकी पॉलिसी में जो हेल्थ चेकअप्स हैं उनके बारे में, आपकी नो क्लेम बोनस के बारे में, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी डिटेल्स में आपको जानकारी देता है। इसलिए जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो एजेंट के थ्रू लीजिए, ताकि वो आपको ठीक से गाइड करे, क्योंकि एजेंट ही आपको आपकी पॉलिसी में क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, आपको पॉलिसी से क्या क्या मिल सकता है, इन सब से अवगत कराता है। तो आप अपने एजेंट के साथ शेयरिंग कीजिए, उससे अगर आपको कोई पहले से कोई बीमारी है तो उसे भी बिल्कुल क्लियर करके बता दीजिए,
ताकि किसी तरह की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अगर आपको कोई बीमारी पहले से है तो वो पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद कवर होती है। आपको डिक्लेयर करना होता है कि मुझे ये बीमारी, सत्य को प्रकट करना बहुत ज़रूरी है और ये हम सभी पक्षों की जिम्मेदारी बनता है कि हम सभी कुछ क्लियर करके चलें, किसी भी तरह का कोई छुपाव ना रखें ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आगे आने वाले टाइम पर क्रिएट ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं मेरी नई वीडियोस के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके।